20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का ये जयंती होता है, दिन होता है। 2019 में 75वीं जयंती मनाई गई थी इनकी। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाते हैं। 23 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस दिन मनाते हैं। 2025 में दूसरी बार है जब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे मनाया गया। इसकी घोषणा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। वर्ष 2024 में इसे पहली बार मनाया गया था। इस बार की जो थीम है, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। समुद्रयान मिशन 5 और 6 अगस्त को भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की जब भारत ने क्रमशः 4025 और 5002 मीटर की गहराई तक उतरने में सफलता प्राप्त की। भारत के 2 जलयात्री क्रमशः राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया। भारत ने इसके लिए फ्रांस का सहयोग लिया। फ्रांस के सहयोग से यह संभव हुआ। वर्ष 2027 तक जो भारत का स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 के तहत मिशन समुद्रयान को सफल बनाने की योजना है। मिशन समुद्रयान क्या है? वर्ष 2027 तक स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 का उपयोग कर 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचना है और इसके तहत 3 समुद्र यात्री या जल यात्री या गोताखोर भेजे जाएंगे समुद्र में इस मत्स्य 6000 पनडुब्बी के थ्रू, जिसका विकास NIOT के वैज्ञानिकों को द्वारा किया जा रहा है। NIOT मतलब राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसके ही सदस्य 5 सदस्य इस अभियान में शामिल हुए। तो इस समुद्रयान मिशन की दिशा में हाल ही में 2 भारतीय जलयात्री अटलांटिक महासागर में क्रमशः 4025 और 5002 मीटर की गहराई तक उतरे। इसमें राजू रमेश 5 अगस्त 2025 को 4025 मीटर और जतिंदर पाल सिंह 6 अगस्त 2025 को 5002 मीटर तक गोता लगाया इन्होंने। इसमें इस अभियान में पनडुब्बी में 5 सदस्यीय भारतीय टीम पुर्तगाल के लिस्बन में शामिल हुई थी। तो इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने इतनी गहराई तक अन्वेषण किया है समुद्र में, और यह संभव हुआ है फ्रांसीसी सहयोग से। फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMER इसका ही पनडुब्बी का, इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया। भारतीय जल यात्री पुर्तगाल के निकट, पुर्तगाल में जो लिस्बन है उसकी राजधानी, उसके निकट जो स्थित अनुसंधान पोत है जिसका नाम है एल अटलांटे, इससे नाटाइल पनडुब्बी जो कि फ्रांसीसी पनडुब्बी है इस पर सवार हुए थे इस अभियान को सफल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसकी घोषणा बजट में भी की गई थी, 15 अगस्त 2025 को इसको आरंभ कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस योजना को हरी झंडी दी। यह योजना 2 भागों में है और पहली बार है जब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। दोनों को प्रोत्साहन राशि के माध्यम से रोजगार उत्थान में मदद की जाएगी। तो डेट याद रखिएगा, शुरू होने की 15 अगस्त 2025 है। भाग ख में कर्मचारी और भाग ख में नियोक्ताओं के लिए है। कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रोजगार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसके लिए बजट 5 वर्षों के लिए 99,446 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। पहली बार नौकरी पाने वाले जो व्यक्ति होंगे, EPFO में शामिल होने वाले, ऐसे युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए पात्रता रहेगी कि 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी ही इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है। नियोक्ता को जो नियुक्त करेगा 3,000 रुपये प्रति माह प्रति नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए, नए रोजगार देने के लिए दिया जाएगा प्रति कर्मचारी। ठीक है। और ये जो नया रोजगार दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का वेतन होना चाहिए, इसका सृजन के लिए दिया जाएगा। और ये जो दिया जाएगा, जो राशि दी जाएगी, जो सहायता दी जाएगी, 2 वर्षों के लिए अधिकतम दी जाएगी।
हालांकि विनिर्माण कंपनियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये अवधि 4 वर्ष तक है। ठीक, इस योजना का संचालन ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया जा रहा है। ई जागृति 1 जनवरी 2025 को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल था। हाल ही में यह चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जन विश्वास विधेयक 2025 भारत सरकार द्वारा इसी तरह का एक विधेयक 2023 में पारित हुआ था। संसद में इसको प्रस्तुत किया गया 18 अगस्त 2025 को, कहाँ, लोकसभा में। इसके तहत 16 केंद्रीय अधिनियमों के 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। यह 288 छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करके और 67 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को इसी तरीके से अपराध मुक्त किया गया था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? न्याय प्रणाली को सरल बनाने के लिए, व्यर्थ के जो व्यवधान होते हैं, व्यर्थ की जो लंबी प्रक्रिया होती है, उसको समाप्त करने के लिए। नेपाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल को हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला मुक्त होने वाला यह छठा देश बन गया। अन्य 5 देश कौन है? भूटान, दक्षिण कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते। रूबेला क्या है? एक संक्रामक वायरल संक्रमण है, वायरस से होने वाला संक्रमण है। इसको जर्मन खसरा भी बोला जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए और उनके पेट में पलने वाले बच्चों के लिए काफ़ी घातक इसको माना जाता है। टीकाकरण के द्वारा इसका रोकथाम किया जा सकता है। विहार झील कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित एक कृत्रिम झील है। हाल ही में इसमें भारी बारिश के कारण बाढ़ होने से ये चर्चा में आया। अन्न चक्र, इसको हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया भारत के। पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके तहत आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए उपकरण है। और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। और इसको किसने विकसित किया है, पूछ सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम FITT और IIT दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आदि कर्म योगी अभियान, हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आरंभ दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति जमीन स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है। जमीनी स्तर पर इनका उत्थान करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। इसमें 1 लाख जनजाति गांवों को कवर किया जाएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड, भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में यह आरंभ हुआ, बड़ा सैन्य अभ्यास है। दिदाई जनजाति उड़ीसा की जनजाति है। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि दिदाई जनजाति की सदस्य चंपा रासपेड़ा नीट 2025 उत्तीर्ण करने वाली पहली सदस्य बन गई हैं इस जनजाति से। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना के द्वारा असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में ये अभ्यास आरंभ हुआ। इसके बाद ये मणिपुर में भी आयोजित होगा। असम और मणिपुर का सैन्य नागरिक एकीकरण पहल है। इसका नाम ही है समन्वय शक्ति अभ्यास। समन्वय बढ़ाने के लिए एक दूसरे जो राज्य के क्षेत्र हैं उनको लेकर जो विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करने के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ये सभी इसका लक्ष्य था। जलालाबाद शहर शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित शहर है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने इसका नाम परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी, जिसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की ये जन्मस्थली मानी जाती है। वर्ष 1560 में इस शहर की स्थापना जलालाबाद के रूप में अकबर के नाम पर हुई थी। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उसके नाम पे ही जलालाबाद शहर था ये। तो अब इसका नाम परशुरामपुरी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित ये दर्रा है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेपाल विवादों की वजह से। भारत ने चीन के साथ इस मार्ग से व्यापार पर पुनः इसको आरंभ करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद नेपाल ने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज की। भारत ने सिरे से जिसको खारिज कर दिया। केरल, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। किसको? केरल को। सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास है।
ओमान की खाड़ी में ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, कि दरअसल 12 दिन हो गए थे युद्ध समाप्त हुए, और ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल ने ईरान को जो है उसकी शक्ति को, सैन्य शक्ति को काफ़ी तबाह किया है। तो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कि हम अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं, ये ईरान ने अभ्यास किया। मुंबई 15 से 21 अगस्त तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 आयोजित हुआ जियो कन्वेंशन सेंटर में। भारत ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इसमें जीता। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता भारत रहा इसमें। राजीव गौबा पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2 नवगठित पैनलों के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। कौन कौन से पैनल हैं? विकसित भारत 2047 लक्ष्यों पर पैनल, और दूसरा पैनल है गैर वित्तीय विनियामक सुधारों पर पैनल। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 20 अगस्त को लोकसभा से और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मंजूरी भी मिल गई इसको। इस तरीके से अधिनियम बन गया। इसमें 3 प्रमुख खंड हैं: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स, जिनके लिए दंडात्मक उपाय भी किए गए हैं। ऐसे ऐप्स को बैन करने की बात की गई है। ऐसे गेम्स का प्रचार करने वालों पर भी इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है। तो ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण जो देखरेख करेगा ऑनलाइन गेमिंग की, कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसकी जांच के लिए, उसकी देखरेख के लिए, इसको निगरानी के लिए बनाया गया है ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। एक विधिक प्राधिकरण होगा इस अधिनियम के तहत। गेमिंग ऐप के निर्माण और प्रचार दोनों दंडनीय बनाए गए हैं। इसमें जो शर्तें हैं, नियम है, उसका उल्लंघन करने पर। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इसके बाद इसे 31 सदस्यीय जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को बिना दोष सिद्ध के भी न्यूनतम 5 वर्ष की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हट जाने का प्रावधान है। कब? 31वें दिन। 30 दिन तक अगर हटाया नहीं जाता है, जैसे कोई मंत्री है और उसके ऊपर ऐसा आरोप है और 30 दिनों के लिए जेल चला गया, तो प्रधानमंत्री जो है उसे या मुख्यमंत्री राज्य के संदर्भ में या तो सिफारिश करें क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल से उसे हटाने की, और उसको हटा दिया जाए 30 दिन के भीतर। अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो 31वें दिन अपने आप वो पद से हट हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर स्वतः इस्तीफा अगर नहीं देते हैं 30 दिनों के भीतर, तो 31वें दिन उनकी सीट अपने आप खाली हो जाएगी। इतना खतरनाक ये प्रावधान है। हालांकि इसमें रिहाई हो जाए तो पुनर्नियुक्ति की अनुमति है, लेकिन एक बार कुर्सी जाने के बाद कहाँ आसानी से मिलती है। हालांकि ये सब बहस की बातें हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन इसके माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन हाल ही में चर्चा में रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अमृत उद्यान में प्लूमेरिया गार्डन, बरगद के बाग और बबलिंग ब्रूक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। नई दिल्ली को भीड़भाड़ से निपटने और आवागमन के सरलीकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शहरी विस्तार सड़क सेकंड और द्वारका एक्सप्रेसवे, इन 2 परियोजनाओं का जो दिल्ली खंड है, द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड, उसका उद्घाटन किया गया। 17 अगस्त 2025 को यह उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। शहरी विस्तार सड़क सेकंड की बात करें तो 6 लेन वाला 75 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। अर्धवृत्ताकार बाईपास की लागत कितने की है? इसकी 5,580 करोड़ की। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे 10.1 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, 5,360 करोड़ रुपए की लागत है इसकी। तो लगभग 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। असम में IIM गुवाहाटी की स्थापना के लिए लोकसभा में हाल ही में विधेयक पारित किया गया है। प्रेस सेवा, ये क्या है? प्रेस महापंजीयक के द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए सुव्यवस्थित करने के लिए उसे लॉन्च किया गया पोर्टल है। क्या नाम है? प्रेस सेवा।
बनारस वाराणसी में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW में भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली प्रारंभ की गई। कब? 19 अगस्त 2025 को। सर्जियो गोर ट्रंप द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं। सिटिवेनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री हैं। 24 से 26 अगस्त आज ही भारत यात्रा पर जो है आए हैं। वन फ्री जोन पासपोर्ट हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सरलीकृत करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया पासपोर्ट है। क्या नाम है? वन फ्री जोन पासपोर्ट। याद रहेगा ना, ईज ऑफ डूइंग के लिए ये कर रहा है दुबई। बीजिंग, चाइना के बीजिंग में विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन हुआ। 4 दिवसीय आयोजन, बड़ा रोचक आयोजन है। 16 देशों के 500 से अधिक रोबोट एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। ला गणेशन, लेकिन बहुत रोचक तथ्य है, ध्यान रखिए। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया। कब हो गया? 15 अगस्त 2025 को। इनके स्थान पे अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। गुजरात के अहमदाबाद में 3 प्रमुख वैश्विक खेल कार्यक्रम आयोजित होंगे इस वर्ष। कौन कौन? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो कि आज से आरंभ हो रहा है, 30 अगस्त तक चलेगा। एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजित होगा। AFC अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर भी इसमें आयोजित होगा, हाल ही में आयोजित होने वाला है। वर्ष 2030 में ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी अहमदाबाद करेगा। हालांकि इसका चुनाव अभी बाकी है, नवंबर 2025 में किया जाएगा। ऑफिशियली अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, चुनाव के बाद ही निश्चित होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अहमदाबाद को 2030 में जिम्मेदारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बना नहीं है, लेकिन फैक्ट बन जाएगा। कब बनेगा? नवंबर 2025 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा डिस्क्लेमर में कि अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। जयपुर में आयोजित हुआ था ये जो प्रतियोगिता था। अब इस तरीके से 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि थाईलैंड में होने वाला है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी। ये गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हैं मनिका विश्वकर्मा।